chapter 1 number 1 of economics for standard 11 students. The name of the chapter is economics and introduction. ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है. अपन ने अर्लियर सेशन में दो लोगों के हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. वन वाज एडम स्मिथ एंड द अदर वन वाज अल्फ्रेड मार्शल. अब हमें थर्ड पढ़े लियोनल रॉबिन्स एंड द पॉल समिल्सन. उन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन बोलते हैं. तो लियोनल रॉबिन्स ने 1931 में एक बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी किसने कौन सी बुक लिखी वो आपको ध्यान रखनी है, कौन से ईयर में लिखी वो ध्यान रखनी है. तो लियोनल रॉबिन ने 1931 में एक बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. उन्होंने एक बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने उन्होंने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स इज साइंस. उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? साइंस विच डील्स विद स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज. एंड्स मतलब क्या होता है? वांट. एंड स्केर्स मींस मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज होते हैं व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज. से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज है, वो 10 रुपीज में से मैं आपको भूख लगी है, तो आपके पास रिसोर्स क्या है? 10 रुपीज का में रिसोर्स 10 रुपए है, लेकिन आपके वांट्स बहुत है. आपको इस 10 रुपए में से पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, वड़ा पाव खाना है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी ले लेनी है और मस्त बैठ के एंजॉय करना है. इज इट पॉसिबल? 10 रुपए में इतनी सारी चीजें. तो यस, आपके जो वांट्स है, आपके जो वांट्स, और यहाँ पे वांट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं एंड्स. एंड्स मतलब भी वांट्स ही होता है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन आपका जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है और उसका ऑल्टरनेटिव यूज है. मतलब उस 10 रुपए में से आप या तो क्या कर सकते हो, 10 रुपए का एक वेफर का पैकेट ले लो, या जाके वड़ा पाव ले लो, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लो. ठीक है, तो अब सब तो नहीं आएगा, ऑल्टरनेटिव यूज है ये या ये. तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको उस 10 रुपए का क्या करना है, मतलब वो रिसोर्स को कैसे यूज करना है जिससे आपकी वांट मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए. अब आपको एक्सट्रीम भूख लगी, बहुत भूख, लेकिन अब 10 रुपए में से आपने क्या किया? उस 10 रुपए में से आपने एक फ्रूटी का डब्बा ले लिया, फ्रूटी का टेट्रा पैक. अब वो आपने पिया, 2 सेकंड में तो खत्म. भूख तो वैसी की वैसी, पेट में तो कुछ हिला भी नहीं, इतनी भूख लगी थी. तो आपने क्या डिसीजन? गलत डिसीजन दिया. आपको उस टाइम पे 10 रुपीज में से कुछ ऐसी चीज परचेज करनी थी जिससे मैक्सिमम आपका पेट सेटिस्फाई हो जाए. क्लियर? तो मैंने बहुत छोटा बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल दिया. बड़े बड़े डिसीजंस भी होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही डिसीजन से डील करता है. इकोनॉमिक इज अ साइंस व्हिच डील विद द ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक इज अ साइंस है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स मतलब वांट्स, and scarce means, scarce मतलब कम means, which have alternative use means मतलब resources. यहाँ पे means क्या था? 10 रुपए, और want क्या थी? भूख लगना. यहाँ पे जो means है उसका alternative use था, मतलब इसमें से वड़ा पाव खा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. समझा? ओके. बोले ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, आपको वड़ा पाव भी खाना है, आपको आलू पूरी भी खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है. ह्यूमन वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कम चीज में. ठीक है, एंड वॉन्ट्स कीप ऑन रिकरिंग, और एक बार होके खत्म भी नहीं हो जाता, बार बार रिकर होता रहता है. वांट एक बार, आज पूरे लाइफ टाइम हमने एक बार पिज्जा खाया, इज इट पॉसिबल? नहीं ना. मतलब वांट रिकर होती रहती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी हैंड पे जो आपके पास रिसोर्सेस है ना, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी वांट सेटिस्फाई करने में, वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है. मतलब आपका क्या तकलीफ है? मतलब अपने वांट्स तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो कम है, और कम होने के साथ साथ उसका यूज भी ऑल्टरनेटिव है. आप उसको एक ही तरीके से नहीं यूज कर सकते, आप उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आता है, और इकोनॉमिक्स अपन को समझाता है problem of allocation of scarce resource and satisfaction of human want to the maximum possible extent. इकोनॉमिक्स बताता है आप अपने कम रिसोर्स को कैसे यूज करो जिससे ह्यूमन वांट. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आपके जो अनलिमिटेड वांट्स है और जो आपके रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड भी है, ऊपर से उसके ऑल्टरनेटिव यूज भी है. तो उस रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है जिससे आपकी ह्यूमन वांट मैक्सिमम एक्सटेंट तक सेटिस्फाई हो पाए. क्लियर? अब रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक एक पॉजिटिव साइंस है. वो ये नहीं पता था कि हाउ ह्यूमन शुड बिहेव. इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है. वो आपको ये नहीं पता था कि हाउ ह्यूमन शुड आइडियली बिहेव. ह्यूमन बीइंग को आइडियली बिहेव कैसे करना चाहिए, वो पता था ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा. समझा? दोनों में डिफरेंस है. ऐसे करना चाहिए बट ऐसे कर रहे. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये पॉजिटिव साइंस है. ये अपन को नहीं पता था हाउ द ह्यूमन बीइंग शुड बिहेव.
आइडियल बिहेवियर नहीं बताता, बट ये बताता है ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स बहुत सारे नॉर्म्स और कंडीशन पे नहीं बेस्ड है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, नॉर्म्स नहीं। इसलिए इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है, इट इज नॉट एन नॉर्मेटिव साइंस, वो नॉर्मेटिव साइंस नहीं है बिकॉज वो नॉर्म्स पे बेस्ड है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है लियोनल रॉबिन की, उन्होंने बोला इट इज द, पहले 1931 में बुक लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू unlimited ends and limit and scarce resource which have alternative use। हमेशा human wants unlimited होती है और जो resources उसको satisfy करने के लिए limited भी होते हैं और उनके alternative use भी होते हैं। तो economics इस चीज से डील करता है कि जो limited resources उनको कैसे use करके human want satisfy करनी। क्लियर? उसके बाद ये बताए normative science से कोई rules regulations नहीं बताता, norms नहीं बताता। अब डेफिनेशन है पॉल सेमल्सन की, इनकी थोड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है पॉल सेमल्सन की। अब पॉल सेमल्सन ने भी 1947 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या नाम था? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँ, आप अटेंटिव रहना, बहुत लंबी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी शुड एंड अप चूजिंग। इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि पीपल को या तो पूरी सोसाइटी को कैसी चॉइसेस करनी चाहिए, विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, पैसों के साथ या पैसों के बिना, टू एम्प्लॉय स्केल प्रोडक्टिव रिसोर्स टू कम रिसोर्सेज, उसको कैसे एम्प्लॉय करना है, दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ इन द फ्यूचर। और वो स्केर्स रिसोर्सेज यूज करके प्रोडक्ट बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, अभी डिस्ट्रीब्यूट करो या तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है? इट एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। जो आपने रिसोर्स जिस तरह से बांटा है उसका कॉस्ट एनालिसिस करता है कि कितना पैसा लगा, कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉल सेमल्सन ने लंबी डेफिनेशन दी, उसमें ऐसे बोला है इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी शुड एंड अप चूजिंग। लोग कैसे चूज करेंगे विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, फिर जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट का कंजम्पशन कैसे हो नाउ और फ्यूचर में कैसे हो। ठीक है? कॉस्ट एनालिसिस करता है। क्लियर? तो बेसिकली सेमल्सन की डेफिनेशन एक तो चॉइसेस के बारे में, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स के बारे में एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, मतलब तीन चीजों के बारे में। पहला डील्स विद द चॉइस करना, फिर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स एंड द अदर वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है? ओके, तो ये चार लोगों की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, एडम स्मिथ, पॉल सेमल्सन, लियोनल रॉबिन्स एंड अल्फ्रेड मार्शल। अब गाइस दिस चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन से ईयर में लिखी, क्या डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन का बेसिक एनालिसिस, ये आप सबको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। क्लियर हुआ? अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन बीइंग एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, हम ऑफिस शॉप में जाते हैं, हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टेलीविजन देखते हैं, मूवीज देखते हैं, मच मोर, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटी क्या काम की? क्या सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करता है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्या लेना देना है? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेना देना है। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? सो द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। कितना सिंपल है, जो भी एक्टिविटी आपने इकोनॉमिक बेनिफिट के मकसद से की है वो एक्टिविटी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए किया, आपका जो पर्पस है कि आपको इकोनॉमिक फायदा मिलना चाहिए और फिर आप वो एक्टिविटी करें, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, पैसा आना चाहिए, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट। और इसमें इनकम होती है, साथ में कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है। ऐसे नहीं इनकम आई जा रही, इनकम होती है और साथ में कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एनी एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड व्हिच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट आल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट। मतलब इनकम भी आ रही है, कॉस्ट भी लग रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज भी हो रहा है, इकोनॉमिक गेन भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? तो हम कुछ एग्जांपल्स दिए आपकी डेस्क पे। ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट में खाने चल रहे हो, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। कैसे? आप अपनी भूख की नीड सेटिस्फाई करो और सामने से पैसा दे रहे हो, मतलब आपने अपनी नीड सेटिस्फाई की बिकॉज आपको भूख लगी थी और आपने सामने से क्या दिया? पैसा दिया। तो सेटिस्फाइंग नीड बाय इनकरिंग एक्सपेंस, यहाँ पे हमने अपनी नीड सेटिस्फाई की खर्चा करके।
वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर, आप थिएटर में जा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस, आपने अपना एंटरटेनमेंट की नीड सेटिस्फाई की पैसा देके, आपने अपनी एंटरटेनमेंट की नीड सेटिस्फाई की पैसा देके। यू इनकर एक्सपेंसेस टू गेट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए। फिर वर्क इन वंस ओन फार्म, आप खुद की फार्म में ही काम करो, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज टू एक्सर्ट लेबर एंड गेट आउटपुट, मतलब आप लेबर करो और आपको आउटपुट मिल रहा है। गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, आप एक स्कूल में एज अ टीचर काम करो, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस, बिकॉज आप स्कूल को सर्विस दे रहे हो पढ़ाने की और सामने से क्या ले रहे हो? सैलरी। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनका रीजन भी मैंने आपको बताया, ठीक है? ओके, तो जो फार्मर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रही है, ठीक है? अब बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी एक चेन समझा। सपोज सी फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो मोटरसाइकिल के लिए पैसे चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेगा? वो अपने फार्म में काम करेगा, ज्यादा आउटपुट निकालेगा, आउटपुट को बेच के पैसा कमाएगा और मोटरसाइकिल खरीदेगा। मोटरसाइकिल जो सेलर भी है, उसने मोटरसाइकिल दिया और उसको पैसे मिले, फिर उसने अपनी कोई दूसरी वांट सैटिस्फाई की, एंड दिस चेन कंटिन्यू। मतलब एक फार्मर था, उसकी नीड क्या थी? मोटरसाइकिल की। उसने अपना आउटपुट बेच के पैसा कमाया और मोटरसाइकिल खरीदी। जिससे मोटरसाइकिल खरीदी, उसने मोटरसाइकिल बेची, पैसा कमाया, उसने कोई तीसरी चीज खरीदी, जिसने खरीदा है। ऑल दिस चेन कंटिन्यू, पूरी चेन कंटिन्यू होती है, समझ आया? ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस समझो, ध्यान देना। बोले रूटीन में ह्यूमन बीइंग बहुत सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है? ठीक है, जैसे फ्रेंड से मिलना, टीवी देखना, बट ये सारे एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में रिलेटेड नहीं। इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें इकोनॉमिक गेन होता है इन फॉर्म ऑफ इनकम, कॉस्ट भी इनकर करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होता है। और मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, फिर मैंने डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर मैंने आपको पूरी चेन भी समझाई। अब आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्लियर? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विदाउट स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग गेन, जो एक्टिविटी को इकोनॉमिक गेन के पर्पस से परफॉर्म नहीं की जाती। जो एक्टिविटी कोई भी इकोनॉमिक गेन के पर्पस, मतलब वो एक्टिविटी करने में आपका मकसद नहीं होता कि आपको इकोनॉमिक फायदा चाहिए, नहीं। जो भी एक्टिविटी आपने कोई भी इकोनॉमिक गेन के पर्पस से नहीं की, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि खर्चा किया फायदा मिला। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेंस किया फायदा मिला, यहाँ पे ऐसे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चैरिटेबल एक्टिविटी और एक्टिविटी विच आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई आप चैरिटी करो, दान करो, चैरिटी करो, तो आपका एक्सपेंस तो लग रहा है, लेकिन आपको उसमें से कोई फायदा मिल रहा है नहीं। आपने किसी को लव एंड अफेक्शन से कुछ चीज उसके लिए कर दी, लेकिन उसमें से सामने से फायदा नहीं मिल रहा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। This activity involve cost, but these costs are not incurred to get monetary benefit. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्चा नहीं होता, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्चा नहीं होता, होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एक्सपेंस कॉस्ट इनकर करते हैं। जस्ट अ मिनट, बट ये जो कॉस्ट इनकर किया था वो कभी भी सामने से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता। तो इन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कोई भी इकोनॉमिक गेन के मकसद के बिना की जाती है, जैसे चैरिटी कर ली, किसी को लव एंड अफेक्शन से कुछ दे दिया। यहाँ पे कॉस्ट तो इनका होता ही है, लेकिन कॉस्ट इनकर करने का मकसद कुछ बेनिफिट पाना नहीं होता। क्लियर बात ना? ओके, तो बेसिकली अपन ने दो डेफिनेशन देखी, लियोनार्ड रॉबिन और पॉल सिमनसन की। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वो पढ़ा। बोर्ड पे ध्यान दो। डेफिनेशन बाय लियोनार्ड रॉबिन इन 1931 उन्होंने लिखी थी बुक ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, बोले ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट ऑफ द वांट्स कैसे बार बार होती थी रिकरिंग। On the other hand, जो resources है वो limited in and also have alternative use. Economics deals with problem of allocation of scarce resource and satisfaction of human want to maximum level. Economic एक positive science है, ये how human being should behave उससे लेना देना नहीं है, how they behave उससे लेना देना है. It does not deal with any norms, ये कोई norm से deal नहीं करता, it is not a normative science. ये normative science नहीं है. इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अच्छा सॉरी, पॉल सिमनसन की मैंने लिखी नहीं, बहुत ही लंबी थी, मैंने आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन कर दी। इकोनॉमिक डील्स विद ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ इनकम involving exchange of goods and services as well as incurring cost. जैसे eating in a restaurant, watching a movie in a theater, working in one's firm,
वन फार्म गेट एम्प्लॉयड इन स्कूल टीचर, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर, लॉयर, टीचर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। फिर चेन मैंने आपको बताया, फार्मर को मोटरसाइकिल चाहिए तो वो मनी अर्न करेगा मोटरसाइकिल के लिए पे करने के लिए, और मोटरसाइकिल जो बेच रहा है वो पैसा कमा के कुछ और नीड सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इकोनॉमिक गेन, जो एक्टिविटी स्पेसिफिक गेन के कोई पर्टिकुलर गेन के पर्पस के बिना परफॉर्म की जाती है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? एक बार इसके नोट्स बनाओ। ओके, अब नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक। एक्चुअली आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उससे पहले मैं आपको ना डाइजेस्ट का डिफरेंस बिटवीन समझा देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वो समझ लोगे तो पूरा कंटेंट ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डाइजेस्ट का डिफरेंस बिटवीन समझा रही हूँ पेज नंबर 6 का। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना माइक्रो और मैक्रो, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग डिफरेंस बिटवीन, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो माइक्रो मतलब कहते हैं छोटा सा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स स्टडीज एंड एनालिसिस यूनिट ऑफ इकोनॉमी। यूनिट मतलब एक यूनिट, छोटा सा एक यूनिट। तो पूरे इकोनॉमी के एक यूनिट को स्टडी करने को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक किसको स्टडी करता है? यूनिट ऑफ इकोनॉमी मतलब पूरे इकोनॉमी की एक छोटी सी यूनिट को स्टडी करता है। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर टुगेदर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ एक यूनिट को नहीं, सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स को साथ में पढ़ता है। तो पहला बोला माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो बड़ा, तो सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक सिंगल यूनिट, ईच यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक से डील करता है, और मैक्रो ऑल पैरामीटर्स से साथ में डील करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब किस किस को डिसीजन लेने में मदद करता है? इट हेल्प्स इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर को मदद करता है, फर्म को मदद करता है, लेबर को मदद करता है। छोटा छोटा कंज्यूमर को मदद करता है, जो बेच रहे हैं वैसे फर्म को, उनके अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं उनको, किनको मदद करता है? कंज्यूमर को, या तो जो फर्म बेच रही है उनको, जो फर्म से जो प्रोडक्ट बेच रही है उनके अंदर जो लेबर काम करते हैं उनको डिसीजन लेने में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को मदद करता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को मदद करता है डिसीजन लेने में। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक कंज्यूमर को, फर्म को और लेबर को डिसीजन लेने में मदद करता है, वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को डिसीजन लेने में मदद करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? देखो सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करना, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, फर्म कब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, हाल फिलहाल इतना याद रखो, कब ऐसा सिचुएशन आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ना प्रॉफिट हो रहा है नो एटलीस्ट लॉस हो रहा है, एक ब्रेक इवन अचीव हो गया। वेज डिटर्मिनेशन ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे कितना उसको पेमेंट करना है, वेज ना, ये सब डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार 3 वर्ड्स ध्यान रखना। प्राइस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म डिसाइड होता है, वेज डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, जनरल मतलब ओवरऑल जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करता है, नेशनल इनकम को स्टडी करता है, मतलब कितने बड़े बड़े मैटर्स हो गए। जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करना, पूरे नेशनल इनकम स्टडी करना। क्लियर? उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा जो सेंटर पॉइंट है स्टडी का वो एक यूनिट, एक यूनिट, which studies behavior of a unit, पूरा यूनिट के बिहेवियर पे काम करता है। एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमांड फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द फर्म। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या अभी आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा, ये मैं आपको आगे ही समझा पाऊंगी, मैं अभी आपको इतना डिटेल में समझा ही नहीं पाऊंगी, तो एक बार लॉ ऑफ डिमांड आप ध्यान रखो कि आगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा तब अपन करेंगे। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक सेंटर पॉइंट उसका है होल एक्टिविटी, माइक्रो इकोनॉमिक का सेंटर पॉइंट है सिर्फ एक यूनिट, वो सिर्फ एक यूनिट को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का होल यूनिट वो डील करता है एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इससे। माइक्रो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टाइनी, मैक्रो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल या तो एक्सटर्नल। माइक्रो इकोनॉमिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइनी, और मैक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल या तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। एक और बार रिवाइज कर रहे, बी अटेंटिव।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज एंड एनालिस यूनिट ऑफ इकोनॉमिक, पूरी इकोनॉमिक के एक यूनिट को एनालिस करता है। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, सारे इकोनॉमिक ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर टुगेदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको डिसीजन लेने में मदद करता है कंज्यूमर, फर्म और लेबर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको डिसीजन लेने में मदद करता है गवर्नमेंट और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन कौन से प्रोडक्ट मैटर्स इंक्लूडेड है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, वेज डिटर्मिनेशन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, वैल्यू ऑफ मनी, नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक में सेंटर पॉइंट है एक यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक सेंटर पॉइंट है होल इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइक्रो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टाइनी, और मैक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ऑल या द एक्सटर्नल। ओके, तो ये था माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक का डिफरेंस बिटवीन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न एकदम अच्छे से करना है। सो बाय दिस वी विल बी एंडिंग आवर लेक्चर एंड कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पॉइंट। गुड बाय।